बिजनेस स्टाइल था उसके बारे में थोड़ा शुरुआत करता हूँ। तो सहारा इंडिया परिवार मार्केट से डिपॉजिट लेने का काम करता था। सब तो जानते हैं कि 1978 से सहारा श्री ने सहारा इंडिया परिवार की शुरुआत की, लोगों को इकट्ठा किया, मार्केट से छोटी छोटी अमाउंट का मनी मोबिलाइजेशन करते थे, यानी कि डिपॉजिट इकट्ठा करते थे, फिर जिनको जरूरत थी उनको लोन प्रोवाइड करते थे, और ऐसे करके वहां से जो इनकम आती थी कमाते थे वो सब में बरोबर बांट के ये बिजनेस चलता था। तो 1978 से 86-87 तक तो ऐसे ही, क्योंकि हिंदुस्तान में उस टाइम कोई इतना बड़ा रेगुलेशन और कोई डायरेक्शन था नहीं, सब अपने हिसाब से बिजनेस करते थे। वही प्लेटफॉर्म में सहारा ने भी काम शुरू किया। उसके बाद एक दो घटनाएं हिंदुस्तान के फाइनेंशियल मार्केट में हो गई कि एक कंपनी का कुछ स्कैम हुआ था। उसके बाद थोड़ा रेगुलेशन चेंज हुआ और आरबीआई भी एक्टिव हो गई। हम सब जानते हैं कि लाखों कंपनियां जो भारत में चिट फंड कंपनियां काम कर रही थी, एक टाइम ऐसा भी आया था कि आरबीआई के रेगुलेशन जब इम्प्लीमेंट हुआ, वो डेट वाइज और वो डिटेल में जाने के लिए तो बहुत टाइम लगेगा, मैं थोड़ा शॉर्ट में थोड़ा स्पीड में भी जा रहा हूँ। तो एक समय ऐसा आया कि जब आरबीआई ने अपना रोल निभाना शुरू किया और ऐसी कंपनियों पे जब निगरानी रखने की शुरुआत हुई, एक कानून के तहत आगे बढ़ने की बात हुई, तो ऐसी बहुत सारी लाखों कंपनियां उस टाइम बंद हो गई। और आप जानते हो कि सहारा इंडिया परिवार फिर भी मार्केट में टिकी रही और लाखों कार्यकर्ताओं के साथ वो उसने अपना बिजनेस आगे चालू किया। उसके बाद हम आए आरएनबीसी में, रेसिडेंसी नॉन बैंकिंग एक्ट इम्प्लीमेंट हुआ आरबीआई के द्वारा, क्योंकि पास्ट में जो कंपनियों ने मार्केट से लोगों का पैसा ले चीटिंग किया था, तो उस पर कंट्रोल करने के लिए आरबीआई थ्रू एक डायरेक्शन पेश किया गया कि जो भी कंपनी मार्केट से मनी मोबिलाइजेशन करेगी यानी कि डिपॉजिट लेगी, उसकी एक जिम्मेदारी डिफाइन की गई। वो कितने लेवल तक मार्केट से पैसा उठा सकते हैं, कहाँ तक इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसका उसको जो सालाना रिटर्न कहाँ पे फाइल करना है, ये सब रेगुलेशन आरएनबीसी में था। ज्यादा डीप में हम नहीं जाएंगे, पर रेगुलेशन का जो क्या बोलते हैं उसको, जो अर्थ था, जो मेन पॉइंट था, वो ये था कि आप अगर मार्केट से 100 रुपया डिपॉजिट इकट्ठा करते हो और आप अपने जमा करताओं को जो इंटरेस्ट पे करने का कमिटमेंट देते हो, उस दोनों को मिला के उसका जो 80% बनता है उसको आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना है और बाकी का आप अपने बिजनेस में लगाओगे। ऐसा एक कानून जिसके आरएनबीसी एक्ट कहा था वो लागू हुआ। यानी आम लोगों को समझ में आए, इसलिए मैं एक एग्जांपल आपको देना चाहता हूँ कि अगर सहारा इंडिया परिवार ने उस टाइम यानी 1988 से जो ये रेगुलेशन इम्प्लीमेंट हुआ था, तो उस टाइम हम मार्केट से समझो किसी जमाकर्ता से 100 रुपया लेते थे और उसको कमिटमेंट हमने दिया था कि हम आपको 10% इंटरेस्ट सालाना देंगे। तो कहने का मतलब कि सहारा की लायबिलिटी हुई 100 रुपया प्लस एक साल के बाद उसको देना है 10 रुपया इंटरेस्ट, यानी 110 रुपया। उसका 80% यानी 88 रुपीज का इन्वेस्टमेंट सहारा को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में जो आरबीआई के डायरेक्शन के हिसाब से था, तो उस हिसाब से उनको करना था। और बाकी उसके पास जो 12 रुपये बचे, वो 12 रुपये में कंपनी ने अपने अदर बिजनेस में लगाती थी। ऐसे करके सहारा का नेटवर्क चलता था और कंपनी काफी सिस्टमेटिकली लोगों से मनी मोबिलाइजेशन करती थी। और मैच्योरिटी पे हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर डिलीवरी यानी कि घर पे जाके कलेक्शन भी लेते थे और घर पे जाके पेमेंट भी करते थे। तो ये सिलसिला काफी लंबा चला, पर उसका नतीजा ये हुआ कि पूरे भारतवर्ष में सहारा के प्रति लोगों की इतनी आस्था और विश्वास बढ़ता गया और दिन दिन हमारा जो टर्नओवर ट्रांजैक्शन इतना बढ़ता गया और कंपनी के पास जो 12 रुपये बचते थे अपने बिजनेस के लिए, उसमें भी काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ। कंपनी की नेट ऑन फंड की जो यानी एसेट थी वो भी बढ़ती गई और कंपनी ने एक के बाद एक अपना बिजनेस भी स्टार्ट किया। तो पूरा ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ कर रहा था। और हुआ क्या कि जहाँ तक तो मेरे पास जो जानकारी है, मैंने जो थोड़ा बहुत डेटा लिया था कि
90 और 2000 के दशक में, यानी 1991 से लेके 2001 के बीच में ये जो 10 साल का पीरियड रहा था, उसमें भारत की जो जितनी भी टोटल बैंकिंग प्रथा है, व्यवस्था है, वो बैंकिंग सेक्टर में जितना भी फिक्स डिपॉजिट आता था, वो डिपॉजिट का जो पूरे भारत में जितनी भी बैंक उस टाइम हुआ करती थी और जो टर्नओवर हुआ करता था, उस टर्नओवर का 85% अकेला सहारा इंडिया परिवार करता था। हाँ, बैंकों में एक काम ये होता है कि बैंकों में करंट अकाउंट होता है, सेविंग अकाउंट होता है। तो सेविंग अकाउंट होता है तो लोग अपनी बचत का पैसा बैंक में रखते हैं, और जब जरूरत होती है तो वहां से पैसा निकालते, या तो अपने चेक या तो ऑनलाइन के माध्यम से वो पैसा किसी को ट्रांसफर करते हैं। तो एक तो क्या है कि अपना ही पैसा बैंक मैनेज करती है, उसके ऊपर उसकी कोई आमदनी नहीं होती है। बैंक का बिजनेस क्या होता है कि एक तो आपसे डिपॉजिट लेती है, और बाद में वही पैसे को गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से वो अपने कस्टमर को लोन देती है। तो उसका बैंकिंग का जो बिजनेस होता है उसमें ज्यादातर उनका जो मार्केट रहता है, वो एक तो व्यापारी वर्ग जो बिजनेस करते हैं, उसको अपने बिजनेस को चलाने के लिए शॉर्ट टर्म कैपिटल चाहिए। आप जानते हो कि बड़े बड़े होलसेल व्यापार भी होते हैं, वो क्रेडिट पे बिजनेस करते हैं, अपने छोटे व्यापारी को 15 दिन, 1 महीने, 2 महीने की उधारी पे माल देते हैं। वैसा पूरे हिंदुस्तान और दुनिया का ऐसा बिजनेस चलता है। तो उनके लिए जो उनको वर्किंग कैपिटल चाहिए, वो बैंकों से वो ओवरड्राफ्ट के माध्यम से, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिपॉजिट लोन के माध्यम से वो अपने बिजनेस को चलाते हैं। तो ये बैंकों का बिजनेस ये रहता है कि वो मार्केट से, यानी कि आम लोगों से वो फिक्स डिपॉजिट सालाना 7-8% इंटरेस्ट के साथ फिक्स डिपॉजिट लेते हैं, उसके पास पैसा आता है, और व्यापारी को 11% 12% के हिसाब से वो लोन देते हैं। तो बीच का जो 5-6% का मार्जिन है, ये बात मैं इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा टाइम लगेगा पर समझने के लिए कि आज की जो स्थिति क्रिएट हुआ है उसके बेस में, उसके गर्भ में क्या था, ये दुनिया को पता चले। तो ये बैंकों का बिजनेस रहा करता था, और 5-6% के मार्जिन के लिए उनको बहुत सारे कहने का मतलब जिम्मेदारियों के साथ बिजनेस करना पड़ता था। अगर जिन लोगों को, जिन व्यापारियों को वो लोन देते थे, वहां पे इतनी वो सामने सिक्योरिटी नहीं ले पाते थे, और वो सिक्योरिटी जब लेते भी है तो उसको कन्वर्ट करने में और कानूनी दावपेच से क्लियर करने में काफी खर्चा और टाइम भी निकल जाता था। तो बहुत सारी उनकी लोन डिफॉल्ट हो जाती थी, और उनका जो बैंक का मार्जिन है वो बहुत कम हो जाता था। आप लोगों ने सुना भी होगा कि एक समय ऐसा भी था कि हिंदुस्तान की बैंकों का एनपीए करोड़ों लाखों करोड़ों रुपए में चला गया था, और बैंकिंग सेक्टर पूरा डामाडोल हो गया था। गुजरात की भी बात करें तो बहुत बड़ी बैंकिंग क्राइसिस भी हुई थी। तो ऐसे तो ये सब बेसिक फंडा था। और सामने दूसरे एंड पे सारा इंडिया परिवार था कि पूरे भारत का जो बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस था, उसके सामने एकमात्र कंपनी 80% बिजनेस करती थी, और बिना किसी दबाव में, बिना किसी झंझट के, और पूरे आत्मविश्वास से वो अपना बिजनेस करती थी, और कस्टमर में उनका बहुत बड़ा विश्वास था, एक जबरदस्त बॉन्डिंग था। तो ये एक फैक्टर रहा कि जितने लोग आपसे साथ जुड़े थे, वो आपके साथ जितना जुड़ के आनंदित महसूस कर रहे थे। मार्केट में एक दूसरा फेज ऐसा था जो आपकी ईर्ष्या कर रहे थे, उसको लगता था कि ये बंदे को अगर हम रोक नहीं पाएंगे तो आने वाले दिनों में हमें मार्केट में रहने के लिए बहुत कठिनाई होगी। ऐसा हमने लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर में भी देखा है ना। मैटर समझने के लिए ये सब बातें जरूरी है, इसलिए मैं थोड़ा बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। उसके बाद हम ये जो 12 रुपया हमारे पास रहता था, कहने का मतलब 1% गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालने के बाद, आरबीआई के निगरानी में इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो पैसा बचता था सारे परिवार के पास, वो सब वो अपने बिजनेस में लगी थी। और आपने देखा एक के बाद एयरलाइंस चालू हुई, हमने भारतीय क्रिकेट टीम को स्पॉन्सर किया, बहुत सारे कारगिल के ऐसे समाज विकास कार्य में अपना इन्वेस्टमेंट किया।
और सहारा न्यूज चैनल चालू की, प्रिंट मीडिया चालू किया। हमने धीरे धीरे एक के बाद एक बिजनेस में हम आगे बढ़ते गए। लाइफ इंश्योरेंस हुआ, सहारा म्यूचुअल फंड से स्टार्ट हुआ, ऐसे सहारा होटल में हम आगे बढ़े। उसके बाद हमारा एक डेयरी प्रोजेक्ट का भी प्लानिंग हुआ था। कंज्यूमर प्रोडक्ट में भी धीरे धीरे कंपनी आगे बढ़ रही थी। तो कहने का मतलब जो 12% पैसा बचता था उनसे ये सब हो रहा था। और जो 80% इन्वेस्टमेंट की बात थी वो सिक्योर इन्वेस्टमेंट की बात थी आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। तो कंपनी ने उस टाइम भी लैंड के अंदर अपना बहुत सारा इन्वेस्टमेंट किया था। और ये मामला जो हमारा सहारा सेबी का निकला, वो निकला हमारा सहारा प्राइम सिटी के आईपीओ के बाद। उसके पहले हम आरबीआई से लड़ रहे थे। आप सब जानते हो कि 2008 में उसका जजमेंट आया था कि आपको ये जो कुछ 2012 तक कुछ पेमेंट क्लियर करना था, जो अपनी लायबिलिटी थी वो पूरा करने की। तो वो कंपनी ने 2010 पे बियॉन्ड लिमिट कंप्लीट भी कर दी थी। पूरे न्यूज़पेपर में भी वो लोगों के सामने प्रकाशित किया गया था। तो ये लड़ाई तो चल ही रही थी। उसके बाद ये हुआ। अभी मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि सहारा सेबी का केस कहाँ से उठा। तो बात हुई कि सहारा की जो दो कंपनियां थी, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन, सहारा इंडिया हाउसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड, ये दोनों ने मार्केट में से इन्वेस्टमेंट करके कुछ लैंड बैंक क्रिएट किया था। और सहारा श्री का एक विजन था कि हम भारत में 210 सेल्फ सफिशिएंट स्मार्ट सिटी डेवलप करेंगे। एक टाउनशिप ऐसा होगा कि जो आत्मनिर्भर होगा। आज जो गवर्नमेंट आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं ना, उसके बीज वहां पे रोपे गए थे। तो वहां पे सहारा श्री का विजन ये था कि एक गांव ऐसा बने कि जहां से रोजगार भी वहां से क्रिएट हो, आम लोगों की जो जरूरत है वो वहां से ही पूरी हो, और हर एक फैसिलिटी उनको अपने गांव से ही मिल रहा है। तो एक ऐसा स्मार्ट सिटी डेवलप करने का प्लानिंग कंपनी ने रखा था, क्योंकि कंपनी के पास लैंड बैंक थी। अभी आप सब जानते हो कि कोई भी बिजनेस करने के लिए या तो कोई प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए आपको कुछ टर्म के लिए कैपिटल चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर हम टाउनशिप बनाते हैं, तो टाउनशिप एक रात में तो बन नहीं जाता है। टाउनशिप बनने में टाइम लगता है, बहुत सारी गवर्नमेंट अथॉरिटी से लाइसेंस लेना पड़ता है, बहुत सारे क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया ये था कि हमारा टाउनशिप है वो मिनिमम 100 एकड़ में बनेगा। यानी गवर्नमेंट का उस टाइम में डायरेक्शन ऐसा था कि अगर कोई भी टाउनशिप 50 एकड़ से ज्यादा के एरिया में बनता है तो उनको इन्वायरमेंट पर्यावरण का लाइसेंस लेना जरूरी था, है ना। तो पर्यावरण का लाइसेंस इसलिए लेना जरूरी है कि आप जब टाउनशिप बनाओगे उसमें जब लोग रहेंगे तो आपके पास वो जितने भी लोग वहां पे रहेंगे, वो जो भी नेचुरल रिसोर्सेज यूज करेंगे, पानी है, हवा है ना। तो वो प्रदूषण के कंट्रोल के लिए आप क्या क्या एक्शन लोगे, गवर्नमेंट का डायरेक्शन था, उसका भी हमें प्लानिंग करना है, वो भी फैसिलिटी हमें डेवलप करनी है। तो ये भी होता था। और सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कुछ लाइसेंस लेने पड़ते थे। ये सब कार्यवाही होती है। उसके बाद जहां जहां पे टाउनशिप बनने वाला था, वो स्टेट गवर्नमेंट, वो जो जिला कलेक्टर होता है, वहां से वो अगर वो म्यूनिसिपल पालिटी है या तो ग्राम पंचायत है, तो जहाँ वो जो अथॉरिटी इम्प्लीमेंट लागू होती है उसके हिसाब से वहां पे प्लान पास करवाना पड़ता है। और ऐसा करके पूरे भारत में एक टाउनशिप प्रोजेक्ट का प्लानिंग किया गया था। और आप जानते हो कि ये जब टाउनशिप बनने का प्रोसेस होता है 5 से 6 साल मिनिमम लगता है। फिर उसका मार्केटिंग होता है, लोग रहने आते हैं, और बाद में हमारा जो इन्वेस्टमेंट है उसके ऊपर रिटर्न आना शुरू होता है। तो ये सब करने के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए, और वर्किंग कैपिटल के लिए सहारा श्री ने सहारा इंडिया प्राइम सिटी करके एक तीसरा कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट किया। और 2009 में हम सेबी के पास गए कि भाई साहब हमें बिजनेस करने के लिए मार्केट से ये पैसा उठाना है। और हमारे पास देखो, आज तक जो भी ये मैटर हुए उसमें हिंदुस्तान की किसी भी गवर्नमेंट अथॉरिटी ने अपना कोई योगदान नहीं दिया है। शुरू से जो भी डेटा दिया है वो सारा इंडिया परिवार ने अपने डीआरएचपी में
ड्राफ्ट हियरिंग प्रोस्पेक्ट में दिया था कि भाई साहब हमने ही हमारी जो सिस्टर कंसल्ट कंपनियां हैं उसके पास इतनी लैंड बैंक है, हमने ओएफसीडी के माध्यम से इतने करोड़ रुपए लिए हैं, इतना पेमेंट किया है, इतना पेंडिंग है और ये बेस पे है हमारा टाउनशिप का प्रोजेक्ट लाने वाले हैं। उसके लिए हमें वर्किंग कैपिटल के लिए हम अपना ये जो थर्ड ऑर्गेनाइजेशन है सहारा इंडिया प्राइम सिटी, उसके थ्रू हम आईपीओ लाना चाहते हैं। अब ये जो दर्द शुरू हुआ है वो दर्द कहाँ से शुरू हुआ उसका मैं आपको बता दूं कि एक मैटर तो आप सब जानते हो क्योंकि वो किसी से छुपा नहीं है कि एक तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट तो था ही, दूसरा इम्पैक्ट ये था कि ये जो मार्केट में हमारे ओपोजिशन वाले भी कुछ लोग थे जिनको ये राज नहीं आया कि ऑर्गेनाइजेशन जितना रात को नहीं बढ़ता इतना दिन को बढ़ता है, दिन को नहीं बढ़ता इतना रात को ग्रोथ करता है, उसको किसी भी तरह कंट्रोल में किया जाए वरना आने वाले दिनों में हमारी मार्केट में कोई पहचान नहीं रहेगी, है ना। क्योंकि आप सब जानते हो कि कुछ ज्यादा टाइम नहीं हुआ था, ये जब इश्यू नहीं हुआ होता तो आज सहारा इंडिया परिवार काफी बड़ी ऊंचाई पे होता। फिर अब मैं बात करना चाहता हूँ कि 1978 से लेके 2010 तक की जर्नी आप देखो तो बहुत ही सुपरफास्ट तरीके से कंपनी आगे बढ़ी और ये बढ़ने का मेन जो ताकत थी वो अपने कार्यकर्ता थे क्योंकि वो अपने जमाकर्ता को डोर टू डोर सर्विस दे पाते थे। मार्केट में जितनी भी बैंक थी, जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, उसके पास ऐसा कोई नेटवर्क नहीं था कि वो अपने कस्टमर को घर पे जाके सर्विस दे सके और उनकी भाषा में उसकी समझ के हिसाब से प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर सके। तो बहुत बड़ा। अब बात ये हुई ओएसडी की, तो भारतीय कानून व्यवस्था उसमें जो हम बिजनेस है वो कंपनी लॉ के अंडर में करते हैं। 1956 का कंपनी लॉ ये कहता है कि भारत में बेसिकली दो प्रकार की कंपनियां होती है। एक तो प्राइवेट यानी खानगी, या तो मेरे घर के 2-4 सदस्य या तो मेरे फ्रेंड सर्कल मिलकर कंपनी बनाते हैं जिसमें आम लोगों को कोई लेना देना नहीं होता है। और एक होती है पब्लिक लिमिटेड कंपनी, उसमें एक उद्योग साहसिक अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए अपने अंदर जो बिजनेस एटीट्यूड है उसको बाहर लाने के लिए वो आम पब्लिक के पास जाता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि भाई मेरे पास ये स्किल है, मेरा पास्ट एक्सपीरियंस ये है और मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ, आप मुझे अपना साथ दे, मेरे शेयर में मेरे बिजनेस में पार्टिसिपेट करें और मैं आपको मेरे बिजनेस में इतना परसेंटेज पार्टिसिपेट देना चाहता हूँ। और उसको कानूनी भाषा में बोला जाता है आईपीओ, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, है ना। तो मैं थोड़ा आपको नॉर्मल लैंग्वेज में, पूरा कानूनी तौर पे भी नहीं और पूरा नॉर्मल लैंग्वेज में भी मिक्स करके आपको समझाने की कोशिश करें, तो उसको बोलते हैं आईपीओ। और एक होती है खानगी कंपनी जो अपने रिश्तेदारों, अपने मित्र सर्कल से पैसा इकट्ठा करते हैं और बिजनेस चलाते हैं। आमतौर पर आप मार्केट में जब भी जाते हो तो जो कंपनियां या तो दुकान आपको दिखाई देती है, ये सब एक प्राइवेट एंटिटी का एग्जांपल है ना। जो कार रिपेयरिंग वाला होता है, मोबाइल रिपेयरिंग वाला होता है, कोई दवा की